Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine. Today in this video we are going to discuss practice paper 2 questions for CUET Computer Science exam, and today we are going to discuss the questions of section A and B1. Section A is compulsory for CS as well as IB students, which consists of 15 questions, and section B1 is for the computer science student, which consists of total 35 questions, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल 25. So 15 plus 25 becomes 40 questions to be attempted from the given 50 questions. So let us start with the video. Now here we are having the first question, which of the following command is used to delete all rows from the table? अगर आपको MySQL में अपनी टेबल में से सारी रोज को डिलीट करना हो तो आप कौन सी कमांड उसमें देते हैं? We have the options as update, drop, delete and alter. Update command is used to make changes inside the table. टेबल के अंदर कोई वैल्यू चेंज करनी है या कोई भी कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो देनी है, इस टाइप से. फॉर दैट पर्पस अपडेट कमांड इज यूज्ड. ड्रॉप यूज होती है अगर आपको अपने पूरे के पूरे टेबल को विद इट्स कंटेंट और उसके नेम को भी डेटाबेस में से हटाना है, फॉर दैट पर्पस. एंड जो डिलीट होती है दैट इज यूज फॉर डिलीटिंग आइदर द सिंगल रो और द मल्टीपल रो फ्रॉम द टेबल. अगर आपको अपने टेबल में से सारी रोज को डिलीट करना है तो आप सिंपली क्या कहेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम. सपोज स्टूडेंट टेबल है तो हम कहेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और आपका जो पूरा का पूरा टेबल का कंटेंट है वो आपका डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट नाम है डेटाबेस के अंदर वो अभी भी रहेगा. सो द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हिच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल. दैट विल बी द डिलीट कमांड. ऑल्टर कमांड की हेल्प से हम कॉलम को ऐड करते हैं, उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, उसके नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. एंड इफ यू नीड टू डिलीट ऑल रोज फ्रॉम द टेबल वी हैव द कमांड एज डिलीट कमांड. द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इक्वल्स टू 60. अभी हमने डिलीट कमांड पढ़ी कैसे यूज होती है. अगर आप सिंपली लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, इट विल रिमूव ऑल द रोज ऑफ दिस टेबल, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स. बट अगर आपने यहाँ कंडीशन लगा दी वेयर एज इज इक्वल टू 60, तो व्हाट दिस कमांड विल डू? इट विल डिलीट ओनली दोज रोज फ्रॉम द गिवन टेबल जहाँ पे एज जो है वो 60 है. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? डिलीट्स ऑल रोज फ्रॉम द टेबल वेयर एज इक्वल्स टू 60. दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. वेयर क्लॉज से पहले तक होता, अगर यहाँ तक होता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन सी, डिलीट्स एम्प्लॉय टेबल, राइट. Now we have question number 3. In SQL, count is an dash. Count जो है वो MySQL में क्या है? एग्रीगेट फंक्शन है, क्लॉज है, ऑपरेटर है, नन ऑफ दिस. तो आपने स्टूडेंट्स पढ़ा है एग्रीगेट फंक्शंस में काउंट, सम, मिन, मैक्स, एवरेज, दीज ऑल आर द एग्रीगेट फंक्शंस. यानी कि ऐसे फंक्शन जो ग्रुप ऑफ रूट्स के ऊपर काम करते हैं. आप काउंट करेंगे तो एक कॉलम में पर्टिकुलर वैल्यूज को काउंट करेंगे, सम करेंगे तो कुछ वैल्यूज का सम करेंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ रोज पे काम करते हैं. तो काउंट क्या है? एग्रीगेट फंक्शन. क्लॉज हमारे होते हैं ऑर्डर बाय हो गए, ग्रुप बाय हो गए, दीज ऑल. ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह से. तो काउंट क्या है? इट इज एन एग्रीगेट फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कमांड टू इंसर्ट द गेम प्लेड कॉलम विद varchar डेटा टाइप एंड 30 साइज इनटू द स्टूडेंट टेबल. अब इस टेबल के अंदर हमें क्या इंसर्ट करना है? कॉलम. कॉलम का नाम है गेम प्लेड, ठीक है. तो जब भी आपको कॉलम को इंसर्ट करना हो टेबल में तो विच कमांड डू वी यूज? वी यूज ऑल्टर कमांड. अब ऑल्टर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है. अपडेट और क्रिएट तो वैसे ही गलत होगी क्योंकि इन्हें तो हम यूज करते ही नहीं है कॉलम को ऐड करने के लिए. इंसर्ट द गेम प्लेड कॉलम. कॉलम का नाम है गेम प्लेड, टेबल का नाम है स्टूडेंट. और ये जो कॉलम इंसर्ट करना है इसका डेटा टाइप होना चाहिए varchar एंड साइज शुड बी 30. तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड गेम प्लेड varchar 30, ठीक है. ये सेकंड ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम गेम प्लेड char 30, ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें आ गया मॉडिफाई. ऑल्टर कमांड तो ठीक है, लेकिन जब भी हमें नया कॉलम ऐड करना होता है तो यहाँ पे हम लगाते हैं ऐड. कॉलम का नेम हो गया गेम प्लेड, क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा टाइप varchar एंड साइज इज 30. और अगर यहाँ पे मान लीजिए ऐड गेम प्लेड के बीच में लिखा होता कॉलम, ऐड कॉलम गेम प्लेड, तो वो भी हमारा ठीक होता. तो कुछ भी आ जाए एग्जाम में इन दोनों में से वो आपकी कमांड ठीक होगी. ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम लिखा हो या नहीं लिखा हो दैट इज फाइन,
देन कॉलम का नाम, डेटा टाइप एंड देन इट्स साइज. ठीक है. So this is how we have to give the query of this question. Now question number 5. We want to set some value to a field whose value has not been provided explicitly. हम किसी फील्ड के लिए वैल्यू देना चाहते हैं लेकिन हमने एक्सटर्नली उसकी वैल्यू नहीं दी है. So which SQL constraint will you use for this purpose? Suppose you have a table named as student. आपने उसमें लिया रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन. अब आपने इसमें रोल नंबर की वैल्यू डाल दी, क्लास की वैल्यू डाल दी और सेक्शन की वैल्यू डाल दी, लेकिन आपने यहाँ नेम की वैल्यू नहीं दी है. ठीक है, आपने खुद से इसमें वैल्यू नहीं दी है इस फील्ड की. नेम इज अ फील्ड. तो आप ये चाहते हैं ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यू आए, तो आप इसमें कौन सा कंस्ट्रेंट लगाएंगे? यूनिक, नॉट नल, डिफॉल्ट या चेक. तो जब भी हमें कोई वैल्यू नहीं दी होती और हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, सो उसके लिए हमारा कंस्ट्रेंट होता है डिफॉल्ट. हम इसके लिए जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम नेम में डिफॉल्ट करके कोई नाम दे सकते हैं कि जब भी यूज़र खुद से कोई नाम एंटर ना करे तब वो नाम उसमें आ जाए. इसके प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसके प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. ठीक है. सो कोई भी वैल्यू अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं और आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली उस फील्ड में आ जाए, फॉर दैट पर्पस वी यूज अ कंस्ट्रेंट विच इज़ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, यानी कि उस फील्ड के ऊपर हमने चेक लगा दिया. यूनिक का मतलब होता है उस फील्ड में सिर्फ यूनिक वैल्यूज जाएंगी, नो डुप्लीकेट वैल्यू. नॉट नल का मतलब उसमें ब्लैंक नहीं रहना चाहिए. और चेक के अकॉर्डिंग, चेक के साथ हम कोई कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए वैल्यू उस टेबल में या कॉलम में जा सकती है, अदरवाइज नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सेप्शन. अब ये एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है. एक्सेप्शंस डिस्टर्ब नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. एक्सेप्शन फ्लो ऑफ प्रोग्राम को बीच में खराब कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं. यस, ये ट्रू है. इट इज कॉमन फॉर एक्सेप्शंस टू शो अप बिफोर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड. प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने से पहले एक्सेप्शन शो हो जाते हैं. रन टाइम एरर्स आर नोन एज एक्सेप्शंस. रन टाइम एरर्स को हम एक्सेप्शंस कहते हैं. एक्सेप्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर. आपसे पूछा गया इनमें से क्या आपका ट्रू है. तो इनमें से हमारी जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं वो है फर्स्ट, दैट इज ए. एक्सेप्शन प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं. और सी भी है, रन टाइम एरर्स को हम एक्सेप्शंस भी कहते हैं. और एक्सेप्शन कोई भी ऐसे एक पाइथन का ऑब्जेक्ट है जो एरर को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन जो बी पार्ट लिखा हुआ है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने से पहले एक्सेप्शंस आ जाते हैं, वो चीज़ गलत है, क्योंकि जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे मिस्टेक है. ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू दिस ए, सी एंड डी. दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. एन एरर इज अ डैश, बग, फॉली, स्पैम और वायरस. पाइथन में जब भी एरर्स आते हैं उनको हम कहते हैं बग. एंड एरर्स को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीबगिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पाइथन प्रोग्राम एनकाउंटर्ड अ सिंटैक्स एरर व्हेन द प्रोग्रामर ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. एक प्रोग्राम लिखा गया पाइथन का और जब उसे रन किया गया तो उसमें सिंटैक्स एरर आया. सिंटैक्स एरर कैसे होते हैं? जो आपके प्रोग्रामिंग के रूल्स को वायलेट करते हैं. जैसे आपने डेफ कीवर्ड नहीं लगाया फंक्शन के नाम से पहले, या फंक्शन के नाम के साथ आपने पैरेंथेसिस और कॉलन नहीं लगाए, या प्रिंट फंक्शन या इनपुट फंक्शन में आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाए. ठीक है. तो इस तरह के एरर्स होते हैं सिंटैक्स एरर. सो एक डायलॉग बॉक्स आया जिसमें एरर के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा एरर है और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है. तो प्रोग्रामर ने उस कोड को किस में लिखा है? शेल मोड, स्क्रिप्ट मोड, कमांड प्रॉम्प्ट और एनाकोंडा. एनाकोंडा तो आपका सॉफ्टवेयर हो गया, मोड पूछा जा रहा है. तो पाइथन में काम करने के लिए हमारे पास एक होता है इंटरैक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड. इंटरैक्टिव मोड में आपको पाइथन का प्रॉम्प्ट मिलेगा जिसके आगे जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं एंटर करते ही इमीडिएट आउटपुट आ जाता है. स्क्रिप्ट मोड में आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है, फिर उसको आप रन करते हैं F5 फंक्शन की से और फिर वो आपको उसका आउटपुट देता है. ठीक है. अब जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास एरर आया, उसकी डिस्क्रिप्शन आई, तो इसका मतलब हमने उस प्रोग्राम को कहाँ लिखा है? स्क्रिप्ट मोड में लिखा है. ठीक है. शेल मोड का मतलब यही होता है इंटरैक्टिव. जब आप इसे ओपन करते हैं तो ऊपर टाइटल बार में शेल, पाइथन शेल लिखा होता है. तो प्रोग्रामर के सामने जब एक डायलॉग बॉक्स आता है विद एरर एंड स्मॉल डिस्क्रिप्शन, तो इसका मतलब प्रोग्रामर ने वो प्रोग्राम किसमें लिखा है? इट हैज रिटन द प्रोग्राम इन द स्क्रिप्ट मोड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not true for exceptions? If an exception is raised, no statement in the current block of the code is executed. हमें बताना है एक्सेप्शन से रिलेटेड इसमें से कौन ट्रू नहीं है.
कोई भी एक्सेप्शन जब रेज किया जाता है तो उस करंट ब्लॉक ऑफ कोड में कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती. Then raising an exception interrupts the normal flow execution of the program. Control jumps to exception handler code. Exception handling code is written to purposely change the flow of execution of the program. देखिए, जब भी ए पार्ट पे आते हैं, जब भी एक्सेप्शन रेज किया जाता है तो करंट ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होती है कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती. देखो, जब एक्सेप्शन रेज करते हैं ना तो हमारे पास एक ट्राई ब्लॉक होता है और उसके नीचे हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं. ठीक है, तो अब मेरे ट्राई ब्लॉक में मान लीजिए मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3. अब मेरी थर्ड लाइन में क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया. इसके नीचे एक और लाइन है, तो थर्ड लाइन पे जैसे ही एरर आया तो ये सीधा कहाँ जाएगा, सीधा एक्सेप्ट पे जाएगा. थर्ड के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो मेरी एग्जीक्यूट नहीं हो, तो ये चीज़ ठीक है. नो स्टेटमेंट इन द करंट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है. बी है रेजिंग एन एक्सेप्शन इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. जैसे ही एक्सेप्शन रेज होता है प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होता है सिक्वेंशियल फ्लो वो खराब हो जाता है. यस, ये भी ट्रू है. कंट्रोल जम्प्स टू द एक्सेप्शन हैंडलर कोड. यहाँ से कंट्रोल सीधा कहाँ पहुँचता है, एक्सेप्शन हैंडलर कोड यानी कि एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर. एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड इज रिटन टू पर्पसली चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखा इसलिए जाता है ताकि हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को चेंज कर सकें. नो, ये चीज़ गलत है. एक्सेप्शंस हमेशा एक्सेप्ट ब्लॉक इसलिए लिखा जाता है ताकि जब भी कोई एरर आए तो वो उसको हैंडल कर सके. तो जो नॉट ट्रू है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. ऑन गिविंग द रेज सिंटेक्स एरर हाई कमांड ऑन पाइथन शेल नो एक्सेप्शन इज रेज्ड बिकॉज द राइट वे टू राइट इज. अब यहाँ पे रेज स्टेटमेंट हमने प्रैक्टिस पेपर 1 में पढ़ा था कि जो रेज और एजर्ट स्टेटमेंट होती हैं वो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के लिए यूज होती हैं. कुछ हमें पाइथन में मिलते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन जो पहले से अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जीरो डिवीजन एरर या एट्रीब्यूट एरर या मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर. लेकिन बाहरी एक्सटर्नली अगर हमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन देने हो तो उसमें हम रेज या फिर एजर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं. रेज के साथ हम क्या लिखते हैं, रेज के साथ हम लिखते हैं एक्सेप्ट, फिर उसके बाद एक्सेप्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट में स्ट्रिंग में जो भी हमें देना होता है वो हम देते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेज सिंटेक्स एरर हाई. जब ये स्टेटमेंट पाइथन के शेल में लिखी गई इंटरैक्टिव मोड में तो कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ. इट मीन्स हमने उसे गलत लिखा है. तो उसको हम कैसे लिखेंगे, रेज सिंटेक्स एरर हाई, रेज सिंटेक्स एरर हाई. इसमें देखो एस स्मॉल है, ई कैपिटल है, इसमें एस कैपिटल है और ई भी कैपिटल है. इसमें है सिंटेक्स एरर एक्सेप्शन, तीनों के फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है. और इसमें सिंटेक्स एरर एक्सेप्शंस, इसमें सिंटेक्स का स्मॉल है और ब्रैकेट में सबके हाई है जो क्वेश्चन में गिवन है. तो जब भी इस तरह की एक्सेप्शन रेज करनी है तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, इन चारों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सिंटेक्स का एस, एरर का ई, एक्सेप्शन का ई कैपिटल और ब्रैकेट में हाई. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेज लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्ट और इसके बाद हमने लिख दिया सिंटेक्स एरर और ब्रैकेट में लिख दिया हाई. जो सिंटेक्स एरर आप लिखोगे ना उसमें एस और ई आपका कैपिटल होना चाहिए और ये इकट्ठा आता है. ठीक है, बिकॉज ये पूरे एरर का इकट्ठा नाम है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. ऑन कॉलिंग डैश मेथड द फाइल ऑब्जेक्ट इज क्लोज्ड एंड नो मोर राइटिंग कैन बी डन. कौन से मेथड को कॉल करने पे फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाता है और आप इसमें और राइटिंग नहीं कर सकते. क्लोज, रिमूव, डिलीट, फिनिश. तो आपने पढ़ा है फाइल हैंडलिंग में फाइल का कनेक्शन कराने के लिए डिस्क की फाइल से कौन सा होता है, ओपन फंक्शन. और ताकि हम फाइल को क्लोज कर दें और उसमें कुछ भी रीडिंग या राइटिंग ना हो पाए उसके लिए हमारा कौन सा फंक्शन होता है, क्लोज फंक्शन, जिसे हम फाइल हैंडल के साथ यूज करते हैं. ठीक है, एफ डॉट क्लोज या जो भी आपके फाइल हैंडल का नाम है डॉट क्लोज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. You are trying to open a file that does not exist on the system in the right mode. What will happen? आप एक ऐसी फाइल को ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं जो आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती और आप उसे राइट मोड में ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं, तो क्या होगा, एरर आएगा, न्यू फाइल क्रिएट होगी, प्रोग्राम स्टॉप करेगा एग्जीक्यूट करना या नन ऑफ दिस. इस केस में व्हाट विल हैपन, जब भी राइट मोड में फाइल को ओपन किया जाता है तो उस केस में एक नई फाइल आपकी क्रिएट हो जाती है. लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में राइट के प्लेस पे रीड मोड आ जाए तो आपका उस केस में फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा.
ठीक है, तो आपने दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर रीड मोड में ओपन कर रही हैं और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो व्हाट विल हैपन, आपका वहाँ पे एरर आएगा। और अगर राइट मोड में ओपन कर रही हैं और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, द डिफॉल्ट फाइल ओपन मोड इज, बाय डिफॉल्ट फाइल किस मोड में ओपन होती है? रीड, राइट, अपेंड, क्रिएट। फाइल को ओपन करने के हमारे पास तीन मोड होते हैं, रीड, राइट, अपेंड। लेकिन जब भी हम कोई मोड प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो उस केस में हमारी फाइल किस मोड में ओपन होती है? रीड मोड में। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी पैरामीटर्स डज द रीड फंक्शन टेक? रीड फंक्शन जो आप टेक्स्ट फाइल्स में यूज करते हैं वो कितने पैरामीटर्स लेता है? आप रीड फंक्शन को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एफ डॉट रीड करके, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वो कितने लेता है? 1 पैरामीटर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 4 लिखवा रही हूँ तो वो क्या करेगा? मेरी फाइल के 4 कैरेक्टर्स को रीड करेगा, 4 बाइट्स को रीड करेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, मैक्सिमम ये 1 लेगा, मिनिमम 1 भी नहीं लेता। राइट, क्वेश्चन नंबर 15, अनपिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल। जब भी हम बाइनरी फाइल में काम करते हैं तो हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, पिकलिंग, अनपिकलिंग। पिकलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमारी जो डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, वो कन्वर्ट होते हैं बाइट्स ऑफ स्ट्रीम्स में, और उसका वाइसा वर्सा, यानी कि बाइट्स ऑफ स्ट्रीम को वापस से लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में क्रिएट करना, कन्वर्ट करना, दैट इज अनपिकलिंग। पिकलिंग में हम उस डेटा को कन्वर्ट करके राइट कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अनपिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा इनटू द बाइनरी फाइल, तो ये चीज हो जाएगी हमारी फॉल्स। ठीक है, पिकलिंग को हम सीरियलाइजेशन भी कहते हैं और अनपिकलिंग को हम डीसीरियलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चन आपके क्या है? कंपल्सरी, ये तो आपको करने ही करने हैं। आगे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से 50 जो है ये टोटल आपके 35 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन? इनमें से कौन सा आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? एग्रीगेट फंक्शन हमने पढ़ा था, ऐसे फंक्शन जो ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर काम करते हैं, एवरेज, सम, काउंट, नन ऑफ द अबव। एवरेज भी है, सम भी है, काउंट है, तो ये तीनों ही हमारे एग्रीगेट फंक्शन है। आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वर्चुअल टेबल इज द अदर नेम फॉर। अब वर्चुअल टेबल, माइस्क्यूएल के कनेक्शन में वर्चुअल टेबल क्या है? कोई भी ऐसी टेबल जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर है टेबल का, आउटलाइन है, लेकिन उसमें डेटा नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? एसक्यूएल व्यूज, एसक्यूएल टेबल्स, एसक्यूएल रोज, एसक्यूएल इंस्टेंस, दैट इज नोन एज एसक्यूएल व्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, रोल बैक इज अ डैश कमांड। रोल बैक कौन सी कमांड है? वी नो हमारे पास एसक्यूएल में 4 तरीके की कमांड्स हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड डीसीएल। अगर हम डीडीएल की बात करें तो हमारे पास आती है कैट, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। डीएमएल की बात करें तो हमारे पास आती है सीडू, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। डीसीएल की बात करें तो हमारे पास आती है 2 कमांड्स, ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, और टीसीएल कमांड्स में हमारे पास आती है रोल बैक एंड कमिट। तो रोल बैक हमारी कौन सी कमांड है स्टूडेंट्स? टीसीएल, ट्रांजैक्शन, कंट्रोल, लैंग्वेज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीसीएल कमांड? देखो वापस जाते हैं, डीसीएल कौन सी नहीं है? कौन कौन सी है ये देख लो, ग्रांट है और रिवोक है, तो ग्रांट और रिवोक तो दोनों है। विच इज नॉट अ डीसीएल कमांड, तो ये तो है, तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। और आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सी आपकी डीसीएल कमांड है, तो आपका आंसर होता है बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, when all the users do not have the equal rights to access files, one should implement dash। जब सभी यूजर्स के पास फाइल को एक्सेस करने के इक्वल राइट्स नहीं है, किसी को कुछ राइट है, किसी को कुछ राइट है, तो वहाँ उस केस में हमें क्या करना चाहिए? डेटा डिपेंडेंसी, डेटा शुड बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब सबको एक दूसरे से डिपेंड होकर डेटा लेना चाहिए। कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग, डेटा आइसोलेशन या डेटा रिडंडेंसी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग। अगर कंट्रोल डेटा शेयरिंग होगी तो यूजर्स जितना डेटा चाहिए उतने को एक्सेस कर पाएंगे। डेटा आइसोलेशन का मतलब है डेटा को अलग कर दिया जाए, और रिडंडेंसी का मतलब है डेटा की डुप्लीकेशन कर दी जाए। तो जब इक्वल राइट्स नहीं है तो कंट्रोल डेटा शेयरिंग कर दो, ताकि जिसके पास जो जो डेटा है वो उतने डेटा को यूज करके अपने काम को कर सके। नेक्स्ट,
सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक वैल्यूज। जब बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, सपोज स्टूडेंट नाम का टेबल है और मेरे पास वैल्यूज हैं 2, रोहन, ए, 9th, बी, नेहा, 1, 10th, इस तरह से। तो बहुत सारी वैल्यूज में से आप एट्रीब्यूट के लिए, टेबल के कॉलम के लिए वैल्यूज ले रहे हैं, तो इन सारी वैल्यूज का जो इतना सारा कलेक्शन है, इसको आप क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री। एट्रीब्यूट तो कॉलम होता है, टपल रो होती है, डोमेन होता है कलेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज, एंड डिग्री क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द आंसर इज डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, limitations of a file system can be resolved by। फाइल सिस्टम की लिमिटेशंस को हम किस चीज़ से ठीक कर सकते हैं? एलिमिनेटिंग द फाइल्स, मीन्स फाइल्स को हटा देना। मैनुअली स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द पेपर, फाइल्स में पेपर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। पुटिंग डेटा ऑन गूगल ड्राइव, सारा डेटा गूगल ड्राइव में सेव करना। या स्टोरिंग डेटा इन अ डेटाबेस वेयर डेटा इज लॉजिकली रिलेटेड। तो जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता है उसके लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है? डेटाबेसेस है। डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम डेटा को टेबल्स की फॉर्म में डाल सकते हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, DBMS stands for, very easy question, direct base of MySQL, database of MySQL, direct base management system, database management system. So DBMS stands for database management system. नेक्स्ट, IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर, IP की फुल फॉर्म बताएं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट पैकेट एड्रेस, इंटरनेट पैकिंग एड्रेस, या इंटरनेट पार्सल एड्रेस। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है जिससे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड द फुल फॉर्म ऑफ IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क पे इनमें से इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सा है? स्विच, मॉडेम, हब, बोथ ए एंड बी। इंटेलिजेंट डिवाइस की बात करें स्टूडेंट्स तो इनमें से है स्विच, बिकॉज जो स्विच होता है वो सिर्फ उसी को डेटा ट्रांसफर करता है जिसको देने के लिए उसे दिया जाता है, लेकिन हब क्या करता है? सबको ट्रांसमिट कर देता है। और मॉडेम का तो काम ही अलग होता है, वो डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज कर देता है। तो इनमें से जो इंटेलिजेंट डिवाइस है वो स्विच है। और वैसे जो आपका राउटर होता है, अगर आप स्विच, हब या राउटर में कंपेयर करें तो राउटर इज द बेस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस ऑन द नेटवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, Q works on the principle of FCFS। FCFS stands for फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। काम तो इसी तरह से होता है लेकिन उस प्रिंसिपल का नाम है फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ FCFS दिया, दिस इज फॉल्स। ये FCFS एक्चुअली एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसमें जॉब्स आती हैं FCFS शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग। जो जॉब पहले आई उसको पहले किया जाएगा, लेकिन जो क्यू होती है उसका प्रिंसिपल होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जो स्टैक होती है वो लीफो प्रिंसिपल पे काम करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 27, वी कैन यूज अ डैश स्टेटमेंट टू ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन द फाइल इज डन। हम इनमें से किस स्टेटमेंट की हेल्प से अपनी फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर सकते हैं जैसे ही उसकी प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है? फाइनली, ट्राई, विद, एल्स। स्टूडेंट्स इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? विद स्टेटमेंट। फाइनली, ट्राई और एल्स ब्लॉक हम कहाँ यूज करते हैं? एक्सेप्शनल हैंडलिंग में। यहाँ बात की जा रही है फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन की। हम यहाँ क्या लिखते हैं? जैसे कि हमने लिखा विद, ओके, विद ओपन। सपोज हमने एक फाइल दे दिया f1.txt, ठीक है, एंड हमने इसको रीड मोड में ओपन किया एज f। नाउ जनरली हम क्या करते हैं? हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं ओपन फंक्शन की हेल्प से, f इक्वल्स टू ओपन फाइल का नाम और दिस, ठीक है, और लास्ट में करते हैं f.close। लेकिन अगर मैं अपनी फाइल को इस स्टेटमेंट से ओपन करूं, विद स्टेटमेंट से, ओपन फंक्शन के अंदर फाइल का नाम, उसका मोड, और एज करके फाइल हैंडल का नाम, तो इस केस में मुझे लास्ट में क्लोज फंक्शन लगाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि विद स्टेटमेंट का काम यही होता है कि ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देती है एज सुन एज उसका काम खत्म हो जाता है। सो इन दैट केस माय आंसर विल बी विद स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the read line function is used to return a list of line from the file till the dash। जो read line function होता है वो हमें क्या देता है?
द रीड लाइन्स फंक्शन इज यूज टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ लाइन्स फ्रॉम द फाइल टिल द डैश। रीड लाइन्स आएगा। जो रीड लाइन्स फंक्शन होता है वो लिस्ट ऑफ लाइन्स देता है, मतलब लाइन्स को स्ट्रिंग की फॉर्म में, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें देता है। कहाँ तक देता है? रीड लाइन्स फंक्शन आपने लगाया तो आपको ऑफकोर्स कहाँ तक देगा? जहाँ तक फाइल में कंटेंट है, मीन्स एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ कैर, एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो रीड लाइन्स फंक्शन है तो आपको कहाँ तक रिटर्न करेगा? एंड ऑफ फाइल तक। ठीक है। और सिंपली अगर आप रीड लाइन फंक्शन का यूज करते हो तो वो आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में एक लाइन को रिटर्न करके देगा। ठीक है। तो उस केस में एंड ऑफ लाइन होगा, लेकिन रीड लाइन्स फंक्शन है तो एंड ऑफ फाइल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, टू रीड 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम फाइल व्हाट कमांड विल यू गिव? अगर आपको अपनी फाइल से 4 कैरेक्टर्स को रीड करना है तो आप कौन सी कमांड देंगे? रीड ब्रैकेट 4, एज्यूम करिए कि इस फंक्शन से पहले फाइल हैंडल लगा हुआ है एफ डॉट। ठीक है। रीड 4, 4 डॉट रीड, रीड लाइन 4, रीड फाइल 4। अब रीड फाइल तो हमारा कोई फंक्शन ही नहीं होता, या तो हम रीड फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ बाइट्स दे सकते हैं या रीड लाइन में दे सकते हैं। तो दोनों में से क्या आंसर होगा? बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 डॉट रीड देना सही नहीं है, सिंटेक्स सही नहीं है। तो 4 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, 4 कैरेक्टर्स ये भी रीड कर सकता है, 4 कैरेक्टर्स ये भी रीड कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो रीड लाइन फंक्शन है, अगर उसमें मान लीजिए उस लाइन के अंदर है, रीड लाइन फंक्शन क्या करता है? एक टाइम पे एक लाइन को रीड करता है। और रीड फंक्शन क्या करता है? अगर हम नंबर ऑफ बाइट्स को ना ले तो रीड फंक्शन क्या करेगा? फाइल के सारे कंटेंट को रीड करेगा। लेकिन अगर मैं दोनों में 4 डाल दूं तो मेरी फाइल में जो स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स होंगे उन्हें रीड करेगा। ठीक है। मान लीजिए मेरी फाइल में 3 ही कैरेक्टर्स हैं, तो ये मैक्सिमम कितने रीड करेगा? 3 ही कर सकता है, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता। ठीक है। रीड लाइन फंक्शन जो है वो मेरी फाइल में उतने कैरेक्टर्स रीड करेगा, अगर आपने नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाई किए हैं, जितने आपने उसमें स्पेसिफाई किए उतने रीड करेगा। ठीक है। लेकिन आपके नंबर ऑफ बाइट्स उसकी 1 लाइन की लेंथ से ज़्यादा हैं तो वो उनको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे रीड लाइन, मेरी फाइल में अगर 3 कैरेक्टर्स हैं और मैंने 4 दे दिए तो वो 3 से ज़्यादा रीड नहीं कर सकता। ठीक है। सो दैट इज द केस विद द रीड लाइन। तो इस केस में प्रेफरेबली हमारा आंसर होगा ए पार्ट, दैट इज रीड 4। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज which of the following functions is used to forcefully transfer the data from buffer to file? इनमें से कौन सा फंक्शन हमारे डेटा को बफर से फाइल में फोर्सफुली ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है? बफर मतलब ऐसे स्टोरेज एरिया, ठीक है, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर्ड होता है। अब वो डेटा हमारे बफर में तो स्टोर्ड है लेकिन फाइल में अभी राइट नहीं हुआ, तो फोर्सफुली ट्रांसफर करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? ट्रांसफर, राइट, पॉप या फ्लश होता है। फ्लश फंक्शन, इसको हम फाइल हैंडल के साथ यूज करते हैं। इसको हम फाइल को क्लोज करने से पहले यूज कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैंने फाइल को ओपन कर दिया लेकिन क्लोज नहीं किया, तो फाइल का जो डेटा है आपने राइट कराया होता है वो स्टोरेज एरिया में ही रह जाता है, वो राइट नहीं हो पाता। तो या तो फिर उसके लिए आपको क्लोज फंक्शन को यूज करना पड़ता है, या फिर आप क्लोज फंक्शन से पहले किसको यूज कर सकते हो? फ्लश फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मीडियन फॉर 2668427 पहले तो चेक कर लो कितनी वैल्यूज है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब मीडियन निकालना है तो मिडिल 2 वैल्यूज लेंगे, पहले इसे सॉर्ट करिए असेंडिंग ऑर्डर में। 2 2 4 6 6 7 8 एंड 9। ठीक है। टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स? 8 हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग से बीच की वैल्यू निकालिए। 2 2 4 6 9 8 7 6। इन दोनों का करेंगे हम एवरेज। 6 + 6 12, 12 divided by 2 is 6. So finally we get our median as 6. So what will be the correct answer of this question? 6, right? आपसे अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता मोड, मोड मतलब जो वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई है, तो 2 भी 2 बार आया, 6 भी 2 बार आया, तो आपका आंसर होता है 2 भी और साथ में 6 भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, साइंटिस्ट रिकॉर्ड डेटा ऑफ एक्सपेरिमेंट्स सो दैट, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स के डेटा को रिकॉर्ड करते हैं ताकि इट कैन हेल्प इन सॉर्टिंग, कलेक्टेड डेटा में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सो दैट लैब्स आर वेल यूटिलाइज्ड, रेगुलर प्रोसीजर्स आर फॉलोड। तो बेसिकली इसमें साइंटिस्ट का रोल नहीं है, बेसिकली ये कहा गया कि डेटा को रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि क्या किया जाए? ताकि उससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सके।
ठीक है, सो द आंसर विल बी कलेक्टेड डेटा में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 32. नाउ वी मूव टू 33. What are the two types of data on the basis of format? फॉर्मेट के बेसिस पे हमारे पास कौन सा दो टाइप का डेटा है? सॉर्टेड अनसॉर्टेड, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड। तो हमने डेटा में दो ही टाइप्स पढ़े हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर का मतलब जिसका एक प्रॉपर लेआउट हो, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो और हमेशा वो सेम रहे। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ना हो, उसमें कुछ कुछ चेंजेस होते रहे। अब देखिए क्वेश्चन है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बेसिस पे, Which of the following is an example of unstructured data? इनमें से कौन सा आपका unstructured data का एग्जाम्पल है? ईमेल, स्टॉक एक्सचेंज, जियो लोकेशन, क्रेडिट कार्ड्स। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है हमारा ईमेल, बिकॉज ईमेल में क्या होता है, रेसिपिएंट होता है, सब्जेक्ट होता है, बॉडी होता है। बॉडी में कभी लाइन्स 2 हो सकती हैं, कभी 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती है। अटैचमेंट 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मतलब हर बार वैरी करेगी, ठीक है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज, जियो लोकेशन और क्रेडिट कार्ड्स, इनका जो वे ऑफ स्टोरेज है या वे ऑफ मतलब दिखने का जो वे है वो एक जैसा रहता है, दैट इज वाई दे आर स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो उसी क्वेश्चन का अपोजिट दे दिया, ईमेल, न्यूज़पेपर, वेब पेजेस, जियो लोकेशन। हमने पढ़ा था ईमेल तो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। न्यूज़पेपर और वेब पेजेस भी क्या होती है, ईमेल के जैसे हैं। कभी उसमें पिक्चर्स ज़्यादा कम हो सकती हैं, टेक्स्ट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन जो जियो लोकेशन है, जोग्राफिक लोकेशन, वो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है, ठीक है। डेटा नीड्स टू बी डैश इन ऑर्डर टू मेक कंक्लूजन। डेटा को क्या करना चाहिए ताकि हम उसके बेसिस पे कंक्लूजन ये रिजल्ट निकाल सके। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रोसेस्ड, स्टोर्ड, कलेक्टेड, क्रिएटेड। डेटा नीड्स टू बी कलेक्टेड, कलेक्ट करना चाहिए ताकि उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन या रिजल्ट निकाल सके, ठीक है। Next we have is question 37. Dash is a 12-digit physical or hardware address. It is a unique value associated with NIC. NIC is Network Interface Card. जब भी आपका सिस्टम मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चर के थ्रू उसको एक कोड दिया जाता है 6 बाइट्स का, और बिट्स में चेंज कर दें तो 48 बिट्स हो जाती हैं और डिजिट्स हो जाते हैं 12। तो उस एड्रेस को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, बार कोड और क्यूआर कोड। No, it is known as MAC address, Media Access Control Address. प्रैक्टिस पेपर 1 में हमने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी। MAC फुल फॉर्म इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो दैट इज जो हार्डवेयर या मैन्युफैक्चरर के थ्रू दिया जाता है, दैट इज MAC एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक्सेसिंग द बैंक अकाउंट ऑनलाइन थ्रू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम अगर अपने बैंक अकाउंट को किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो क्या है? लैन, मैन, वैन, पैन, दैट इज वैन। बिकॉज किसी भी कंट्री कह रहे हैं, किसी भी पार्ट से, किसी भी कंटिनेंट या ओशन से कर पा रहे हैं तो वो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी में हुआ, सिटी से सिटी को कनेक्ट कर रहे हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क, या फिर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं तो भी वाइड एरिया नेटवर्क। और पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो एक रूम के अंदर होता है, जैसे फोन का लैपटॉप से कनेक्शन, ठीक है, फोन का ब्लूटूथ से कनेक्शन, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, व्हाट इज नॉट यूज फॉर द डेटा समराइजेशन। डेटा के समराइजेशन के लिए क्या यूज नहीं करते? मीन, मीडियन, मोड या प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था डेटा की समरी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? 3 चीजें, मीन, मीडियन एंड मोड। तो हम क्या यूज नहीं करते हैं? दैट इज प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, NIC अभी हमने पढ़ा था। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, न्यू इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क आइडेंटिटी कार्ड या न्यू आइडेंटिटी कार्ड, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक कार्ड जो आजकल सभी कंप्यूटर्स में आता है ताकि कोई भी सिस्टम को अगर नेटवर्क में कनेक्ट करना हो तो हम उसे इजीली कर सकें। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है हमें? NIC, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज द कंटेंट ऑफ myfile.txt इज दिस। एक फाइल है myfile.txt, टेक्स्ट फाइल है। इसका कंटेंट है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये पोएम तो आपने सुनी होंगी सबने। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया, मोड नहीं है तो रीड मोड में ओपन किया, डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन, रीड लाइन फंक्शन लगाया, फिर डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, उसके बाद रीड फंक्शन लगाया, फिर डेटा प्रिंट किया, फाइल को क्लोज किया। व्हाट विल हैपन? सबसे पहले जब रीड लाइन फंक्शन लगाया तो रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा? फाइल की पहली लाइन को रीड करेगा, विच इज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। रीड करके फाइल पॉइंटर हमारा यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब है डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड।
अब जहाँ पे हमारा फाइल पॉइंटर है वहां से रीड फंक्शन जो है रीड करना स्टार्ट करेगा, यानी कि अब कर्सर यहाँ पे आएगा तो इट विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। और रीड फंक्शन क्या करता है, जहां तक फाइल में कंटेंट है वहां तक डेटा को रीड करता है, तो स्काई तक इसे रीड करेगा। और जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हाउ आई वॉन्ट वॉट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो आप चेक कर लीजिए ऑप्शंस में ये ऑप्शन कहाँ पे है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप दिस इज क्लियर। जब एक बार रीड लाइन फंक्शन लगाया तो फाइल पॉइंटर यहाँ आ चुका है। तो अब डेटा के अंदर पहले तो ये फर्स्ट लाइन थी, लेकिन जब दोबारा से रीड फंक्शन लगाया अब डेटा के अंदर क्या बचा, यहाँ से लेके और यहाँ तक का डेटा। दैट इज वाई वो यहाँ से यहाँ तक देगा, स्टार्टिंग से नहीं देगा। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 42, राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू चेंज द प्राइस फॉर द बुक टाइटल इन्फॉर्मेटिक्स टू 200 इन द बुक टेबल। एक टेबल है जिसका नाम बुक है, उसमें जिस बुक का टाइटल इन्फॉर्मेटिक्स है उसके प्राइस को करना है 200। तो मतलब चेंजेस करने हैं टेबल में, तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, अपडेट। तो अपडेट हमारे पास यहाँ पे है, सी में है, डी में है, चेक करते हैं। अपडेट बुक सेट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस 200 वेयर टाइटल इक्वल्स टू इन्फॉर्मेटिक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो प्राइस है उसमें 200 बढ़ा दे, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या किया है, उसको 200 ही रखना है, बढ़ाना नहीं है 200 से, सेट 200 करना है। तो ये तो नहीं हो सकता। इंसर्ट कमांड वैसे नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अपडेट कमांड लगेगी। फिर है अपडेट बुक सेट प्राइस इक्वल्स टू 200 वेयर टाइटल इक्वल्स टू इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, सेट प्राइस इक्वल्स टू 200 वेयर टाइटल इक्वल्स टू इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, प्राइस को हमने 200 सेट कर दिया, तो यस दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसे भी देख लेते हैं, यहाँ पे सेट के प्लेस पे लिखा हुआ है ऐड, तो अपडेट के साथ सेट कमांड यूज होती है, ऐड तो यूज होती नहीं है। सो दैट इज व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट शुड बी द क्वेरी टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हुज नेम इज आइदर खान, यादव और मिश्रा। हमें वो क्वेरी लिखनी है जिससे हम उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को शो कर सकें जिनका नेम खान है, यादव है या मिश्रा है, यानी कि हमारे पास लिस्ट है नाम की। तो सारी डिटेल्स शो करनी है तो क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये सभी क्वेरीज में लिखा हुआ है। और कंडीशन क्या है, वेयर नेम इज आइदर खान, यादव और मिश्रा। वेयर नेम इक्वल्स टू वेयर नेम इन, वेयर नेम इक्वल्स टू खान और यादव और मिश्रा, वेयर नेम इक्वल्स टू खान एंड यादव एंड मिश्रा। इसमें से हमारी करेक्ट कमांड होती है जहाँ पे इन ऑपरेटर लगा हो, क्योंकि जब भी हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती है उनमें हमें मैच कराना तो हम उसमें इन या नॉट इन करके कमांड को देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, what should be the query to show the information of the students, the same question it is. Okay, question number 45, convert x plus y by z into 8 into postfix expression. कन्वर्ट x प्लस वाई बाय z इंटू 8, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको हमने किस में चेंज करना है, पोस्ट फिक्स में चेंज करना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, तो सबसे पहले हम सिंबल स्कैन करेंगे, ये यहाँ पे हमने किया, इसको हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सिंबल स्कैन किया हमने यहाँ पे x, ठीक है, स्टैक में गया x, y में हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ओके सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे था दिस वन, तो स्टैक के अंदर जाएगा ब्रैकेट राइट हैंड साइड, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा। इसके बाद हमारे पास है x, स्टैक में गया ब्रैकेट एंड x, देन यहाँ पे आया हमारे पास x। जब भी ऑपरेंड आए तो उसे हमें कहाँ डालना है, y में, और जब भी कोई ऑपरेटर या हमारे पास कोई ऑपरेंड आए तो उसको हमने स्टैक में डालना है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा दिया, ये इसमें आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लस, देन यहाँ पे आया दिस एंड प्लस एंड ये हमारे पास x ही गएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग इज y, यहाँ पे गए दिस प्लस और y हमारा चला गया, y जो हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है, या इसे हम r ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज द सिंबल दैट इज राइट साइड ब्रैकेट। जब भी राइट साइड ब्रैकेट होता है तो हम अपने स्टैक में से पॉप आउट करते रहते हैं जब तक हमें लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे हम क्या पॉप आउट करेंगे,
इसमें प्लस का साइन था वो पॉप आउट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन हटाने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये बचा, और इसके आगे ये आ चुका है। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला ब्रैकेट है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्रैकेट को कैंसिल कर देगा, खत्म। नेक्स्ट हम आते हैं डिवीजन सिंबल पे। डिवीजन सिंबल पे आए, ये स्टार्ट के अंदर गया, अभी हमारे y के अंदर या r जो है रिजल्टेंट एक्सप्रेशन, उसके अंदर क्या रहेगा, xy प्लस, ठीक है। देन नेक्स्ट आया हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ लेफ्ट साइड से, it will go inside the stack, then xy plus, then next is z, it will go in r, xy plus z. नेक्स्ट है हमारे पास into multiplication operator, then this, then this, then multiplication operator, फिर हमारे पास हुआ xy and then plus z, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 8, तो यहाँ पे हमारे पास गया डिवीजन सिंबल, लेफ्ट पैरेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, एक्स वाई प्लस जेड 8। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज राइट पैरेंथेसिस। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आया तो ये क्या करेगा, ये स्टैक में से पॉप करता जाएगा। तो क्या क्या पॉप करेगा, इसमें है एक्स वाई प्लस जेड 8, ये जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है यहाँ पे ये इसे बाहर निकालेगा, मल्टीप्लाई आ गया हमारा आर में। अब यहाँ पे है डिवीजन, देन इसके बाद है लेफ्ट पैरेंथेसिस, फिर है राइट पैरेंथेसिस। तो जैसे ही राइट के सामने लेफ्ट वाला आया ये कैंसिल कर देगा इसको, सिर्फ डिवीजन सिंबल रह गया। फिर इसके बाद हम पहुंचे किस पे, बस हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारे पास स्टैक में क्या रिमेनिंग है, स्टैक में सिर्फ डिवीजन सिंबल रिमेनिंग है, तो इसको भी हम बाहर निकाल देंगे, एक्स वाई प्लस जेड 8 इंटू एंड वाई। तो ये जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है इसे आप अपने ऑप्शन से मैच कर सकते हो, एंड देन यू कैन सी विच इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ये नहीं आएगा, एक्स वाई प्लस जेड 8 इंटू वाई, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इसके अलग से वीडियो भी है, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उसमें से जाके डिटेल में उसे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 46, which SQL statement allows you to find the highest price from the book information? Now we are having here two tables, wait a second, okay, two tables, book information, table sales, highest price from the table book information, highest price, price का कॉलम है हमारे पास, प्राइस हाईएस्ट चाहिए तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, मैक्स, ठीक है। सिर्फ प्राइस ही चाहिए तो हमारे पास क्या क्या है, वी आर हैविंग सेलेक्ट बुक आईडी, बुक टाइटल, ये तो चाहिए नहीं, तो वी विल नॉट कंसीडर दिस वन। सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम बुक इन्फॉर्मेशन, दिस इज फाइन। मैक्सिमम कोई फंक्शन नहीं होता और इस तरह से भी कोई क्वेरी नहीं बनेगी, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम बुक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट SQL स्टेटमेंट दैट लेट्स यू फाइंड द सेल्स अमाउंट फॉर ईच स्टोर। ये सेल्स है टेबल, इसमें आपको सेल्स अमाउंट निकालना है, दिस इज द कॉलम सेल्स अमाउंट हर स्टोर का। तो हर स्टोर का नाम तो नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है आपको, आईडी दे रखी है, तो स्टोर आईडी के अकॉर्डिंग आप टोटल सेल्स अमाउंट निकालेंगे। और सेल्स अमाउंट फॉर ईच स्टोर निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसमें सम फंक्शन लगाएंगे टोटल सेल्स अमाउंट निकालने के लिए। और ग्रुपिंग आप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्टोर आईडी के अकॉर्डिंग, तो उसे भी आपको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो सेलेक्ट स्टोर आईडी कॉमा सम ऑफ सेल्स अमाउंट फ्रॉम सेल्स, ये ठीक तो है बट उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं देगा, ये आपको सिर्फ स्टोर आईडी देगा और सम ऑफ सेल्स अमाउंट देगा, यानी कि स्टोर आईडी फिर हर बार उसमें आएगी। आपको ग्रुपिंग करनी है तो आपको ग्रुप बाय क्लॉज लगाना पड़ेगा, तो इसमें से चेक करिए ग्रुप बाय क्लॉज आपका किस में है, ऑप्शन नंबर सी, सेलेक्ट स्टोर आईडी सम ऑफ सेल्स अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय स्टोर आईडी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Next is which SQL statements lets you list all stores whose total sales amount is over 5,000। आपको उन स्टोर्स के नाम पता लगाने हैं जिनकी टोटल सेल्स जो है वो 5,000 से ज़्यादा है। तो आपको इसमें स्टोर आईडी भी चाहिए क्योंकि उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको। तो स्टोर आईडी चाहिए, सम ऑफ स्टोर आईडी चाहिए, सम ऑफ सेल्स अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 5,000 बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है टोटल सेल्स अमाउंट, और टोटल के लिए आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे, सम।
Select store ID, sum of sales amount from sales. Table name is sales. Group by store ID. Store ID के according grouping करनी पड़ेगी. Having sum of sales amount greater than 5,000. Yes, this is the correct answer. अब एक बार बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. Store ID, sum of sales amount from sales, group by store ID. अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ए और बी में. यहाँ पे सेल्स अमाउंट के आगे सम लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं लगा हुआ, यानी कि ये सिर्फ एक एक सेल्स अमाउंट को चेक करेगा क्या वो 5,000 से बड़ा है या नहीं है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. सी पार्ट में वेयर क्लॉज लगा हुआ है, ग्रुप बाय के साथ हम हैविंग क्लॉज लगाते हैं. सेम इन द केस विद द डी पार्ट. ठीक है. और जो हैविंग क्लॉज होता है वो ग्रुप बाय के बाद में आता है, ये भी हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज विच एसक्यूएल स्टेटमेंट लेट्स यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स इन द सेल्स टेबल. आपको फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स. सेल्स टेबल में कितनी स्टोर्स हैं, तो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने स्टोर्स हैं ये निकालना है तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, काउंट फंक्शन. और कितने स्टोर्स हैं, अब देखो स्टोर आईडी जो है वो सेम हो सकती है, सेल्स डेट सेम हो सकती है, अमाउंट भी सेम हो सकता है. तो किसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ स्टोर्स निकालें, स्टोर आईडी के बेसिस पे. अब हमें ये चाहिए कि जो स्टोर आईडीज रिपीटेड हैं वो ना आए, जो भी एक से ज़्यादा बार है वो सिर्फ एक बार आए. तो हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंट फंक्शन तो लगाएंगे लेकिन उसके साथ स्टोर आईडी कॉलम के ऊपर क्या लगा देंगे, डिस्टिंक्ट क्लॉज. तो हम कहेंगे सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्टोर आईडी फ्रॉम सेल्स. जितने, जैसे मान लो मेरे पास है 1 है, फिर 2 3 बार है, फिर मेरे पास स्टोर आईडी 3 वाले 2 बार है, फिर 4 है और फिर 5 है. ठीक है. तो अगर मैं सिंपली करती हूँ काउंट स्टोर आईडी तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे देगा. लेकिन मुझे चाहिए कि यूनिकली कितने हैं, तो ये 1 हुआ, ये 3 बार है, इसको 1 बार लेगा, 2 3 4 एंड 5. इसके अकॉर्डिंग इट विल गिव मी द आंसर एज 5, जो मेरा कहाँ से आया, डिस्टिंक्ट क्लोज से आया. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. ठीक है. और अगर आप काउंट फंक्शन नहीं लगाओगे तो ये आपको आईडी दे देगा, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन, और जो एक क्वेश्चन रिपीटेड था उसके प्लेस पे क्वेश्चन हम ये ले सकते हैं कि एक टेबल के अंदर डिग्री किसे कहा जाता है. एक टेबल में, माइस्क्यूएल के टेबल में, व्हाट इज डिग्री, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, डोमेन को, या नन ऑफ दीज. तो उस केस में जो आपकी डिग्री होती है स्टूडेंट्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. जैसे अगर मैं बुक इन्फॉर्मेशन टेबल की बात करूँ तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 3. ऐसे ही सेल्स टेबल में कितने कॉलम्स हैं, इसमें भी 3 हैं, तो डिग्री इज 3. ठीक. लास्ट क्वेश्चन इज विच एसक्यूएल स्टेटमेंट अलाउज यू टू फाइंड द टोटल सेल्स अमाउंट फॉर स्टोर आईडी 25 एंड टोटल सेल्स अमाउंट फॉर स्टोर आईडी 45. हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज है एक ही पर्टिकुलर कॉलम के लिए, और क्या चाहिए, टोटल सेल्स अमाउंट. तो हम इसमें क्या लेंगे, स्टोर आईडी कौन कौन सी है, 25 एंड 45. तो हमें ये स्टोर आईडी भी लेनी पड़ेगी और उनका टोटल सेल्स अमाउंट भी लेना पड़ेगा, और हमें ग्रुपिंग भी करनी पड़ेगी. तो हम क्या कहेंगे, सेलेक्ट स्टोर आईडी कॉमा सम ऑफ सेल्स अमाउंट फ्रॉम सेल्स. ग्रुपिंग करनी है तो हम हैविंग क्लॉज लगाएंगे ऑफ कोर्स, तो वेयर वाला तो नहीं ले सकते, दैट इज ए इज रॉन्ग. देन सेकंड बी पार्ट इज ग्रुप बाय स्टोर आईडी हैविंग स्टोर आईडी इन 25, 45. अभी हमने पढ़ा था कि लिस्ट ऑफ वैल्यू सेम दे रखी हो पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो उसमें हम इन क्लॉज का यूज करते हैं, इन ऑपरेटर का यूज करते हैं. तो ये जो है दिस इज योर करेक्ट आंसर. यहाँ पे वेयर लगा हुआ है तो इनकरेक्ट हो गया. यहाँ पे इन्होंने वेयर लगा दिया ग्रुप के साथ, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हमने जो 16 से 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें से 35 क्वेश्चन में से 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और फर्स्ट 15 आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं. These all questions are for the computer science students. I hope you have understood these questions, and in case still any doubt is there, you can ask me in the comment section. And if this video has helped you, you can share it with your friends, like the channel and subscribe it. And if you think some improvement is needed, you can provide me the feedback in the comment section. I'll work on it. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.